हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताना चाहूँगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें किसी भी चैनल या ब्रांड को इंडोर्स नहीं किया गया है। सर्वाइकल कैंसर मीन्स सर्विक्स का कैंसर। सर्विक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उस पार्ट को कहते हैं जो यूट्रस और वजाइना को कनेक्ट करता है। ये वाला जो पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस पार्ट को हम सर्विक्स पे कहते हैं। ये जो बड़ी सी बॉडी मिल रही है, इसको यूट्रस कहते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं और ये ओवरीज हैं। तो किसी भी फीमेल में एक यूट्रस होता है जिसको हम बच्चादानी बोलते हैं, और उसके मुंह को हम सर्विक्स बोलते हैं, और ये वजाइना है, और दो फैलोपियन ट्यूब्स और दो ओवरीज। तो सर्वाइकल कैंसर पूरे विश्व में औरतों में होने वाला दूसरा बड़ा कारण है। हर 40 मिनट में कम से कम एक सर्वाइकल के कैंसर की महिला डायग्नोज होती है। अगर हम सर्विक्स या बच्चादानी के मुंह को अगर देखें तो नॉर्मल हमें इस तरह से दिखता है, और जैसे जैसे उसमें कैंसर होता है तो पहले इस तरह का रूप ले लेता है, फिर ये इस तरह का ले लेता है, और ये फुल फ्लैश्ड कैंसर बन जाता है। तो अगर हम सर्विक्स को देखें, ये जैसे यूट्रस है या बच्चादानी है, उसका जो मुंह है, ये वाला पोर्शन, इसको हम सर्विक्स कहते हैं। और ये जो अंदर वाला पोर्शन है, इसको हम सर्विक्स के अंदर वाले पोर्शन को इंटरनल ऑस बोलते हैं, और जो बाहर वाला पोर्शन जो वजाइना में खुलता है, उसको हम एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं। इस पूरे पोर्शन को हम सर्विक्स बोलते हैं, और इस जगह में जब कैंसर हो जाता है उसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। सर्विक्स का काम क्या होता है? जब किसी महिला को मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मेंसेस आते हैं, तो यूट्रस में जो ब्लड होता है वो इस सर्विक्स से होते हुए वजाइना से बाहर आ जाता है। दोस्तों, जो सर्विक्स में होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? सर्विसाइटिस बोलते हैं, सर्वाइकल डिस्प्लेजिया होता है, सर्विक्स का कैंसर हो जाता है। कई बार सर्विक्स में पॉलिप्स या फाइब्राइड्स बन जाते हैं, और अगर सर्विक्स प्रॉपरली डेवलप ना हो तो कई बार उससे बच्चा ठहरने में दिक्कत आती है, जिससे मिसकैरेज या प्री मैच्योर बर्थ हो सकते हैं। कई बार प्लेसेंटा, जो बच्चे का वो पार्ट जो बच्चे और यूट्रस को कनेक्ट करता है, वो प्लेसेंटा अगर सर्विक्स के ऊपर बैठा हुआ हो तो उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, और इससे भी बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम आती है। तो जो भी कोई मरीज़, हम कैसे पता लगता है कि सर्वाइकल कैंसर उसको हो सकता है? जब भी किसी महिला को वाटरी या फिर ब्लडी वजाइनल डिस्चार्ज होता हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होती हो, या फिर पीरियड्स रेगुलर होने के बावजूद भी इन बिटवीन ब्लीडिंग होती हो, या ऐसी महिलाएं जिनको मीनोपॉज आ गया है और उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही हो, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसे पेशेंट्स में सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। और कईयों को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो, कई दिनों तक ब्लीडिंग चलती रहे, तो हमें उसमें भी शक करना चाहिए कि उसको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। अगर जब ये प्रॉब्लम आती है, जब तक आपका कैंसर जो है सर्विक्स तक लिमिटेड हो। अगर वो सर्विक्स से आगे फैल गया हो तो ऐसे मरीज़ों में पेशाब करने में दर्द हो सकती है। अगर वो खाने की आंतड़ियों तक पहुंच गया हो तो ऐसे पेशेंट्स में लेट्रिन के साथ ब्लड आ सकता है, या उनको दस्त वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और एडवांस स्टेज में ऐसे मरीज़ों का वजन घटना कम हो जाता है, उनको भूख लगना कम हो सकती है, थकावट होती है, और थोड़ा थोड़ा कई बार डल एब्डोमिनल पेन मीन्स पेट में, नीचे वाले पेट में दर्द रह सकता है, या बैक पेन रह सकती है। तो सर्वाइकल कैंसर के मतलब पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होनी, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, या कई बार वजाइनल डिस्चार्ज के साथ साथ बहुत गंदी स्मेल आना,
या छोटे पेड़ू मीन्स यूट्रस में या पेट के नीचे वाले भाग में कंटिन्यूस दर्द रहना, तो ये सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो जो सर्वाइकल कैंसर है, हमने देखा है कि मेजॉरिटी होता है वायरस से, और उस वायरस का नाम है HPV, दैट इज़ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। हालांकि ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट हर औरत को या हर महिला को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन अपनी ज़िंदगी में होता ही होता है, लेकिन किसी में इम्यूनिटी अच्छी होती है और किसी में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अलग अलग टाइप्स हैं। उन वायरस से हो जाता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से जिनसे कैंसर नहीं होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के 2 स्ट्रेन ऐसे हैं जिनसे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। वो स्ट्रेन है स्ट्रेन नंबर 16 और 18। तो कैसे ये वायरस जाती है? थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, चाहे वो एनल सेक्स हो, ओरल सेक्स हो, चाहे वजाइनल सेक्स हो। रिस्क फैक्टर क्या है सर्वाइकल कैंसर के? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन होना, या फिर जो लोग अपना रेगुलर पैप स्मीयर या सर्वाइकल स्मीयर टेस्ट नहीं करवाते हों, ऐसी महिलाएं जिनकी फैमिली में किसी न किसी को सर्वाइकल कैंसर हुआ हो, उनमें उनके आने वाली औलाद को या बच्चों को, महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। जो महिलाएं धूम्रपान करती हैं, स्मोकिंग करती हैं, उनको सर्वाइकल कैंसर का होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे मरीज़ जिनमें जो शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं, जिनमें वो कमज़ोर पड़ जाती है, उन लोगों को सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। जो बहुत लंबे समय तक बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हो गए, मालाडीन, मालायन, इन लोगों को सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। या जिनके बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा बच्चों को जन्म देती हैं, मीन्स बार बार प्रेग्नेंट होती हैं, उन लोगों को सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। सर्वाइकल कैंसर 4 स्टेजेस में होता है। जब स्टेज 1 होती है, जब कैंसर जो आपका सिर्फ सर्विक्स तक लिमिटेड हो, ये आगे नहीं फैला हो, बिल्कुल छोटा सा लीजन होता है जो सिर्फ सर्विक्स तक लिमिटेड हो, उसको हम स्टेज 1 बोलते हैं। जब कैंसर जो है सर्विक्स से निकलकर यूट्रस में चला जाए, तब हम उसको स्टेज 2 बोलते हैं, लेकिन ये पेल्विक वॉल या वजाइना तक नहीं गया होता है। स्टेज 3 में वही कैंसर जो है आपका यूट्रस के साथ साथ वजाइना में आ जाता है, पेल्विक मसल्स में आ जाता है, पेशाब की जो नाड़ियाँ हैं जिसको यूरेटर या लिम्फ नोड्स हैं उनमें फैल जाता है, तो उसको स्टेज 3 बोलते हैं। और स्टेज 4 में जब कैंसर हमारे यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना के साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर में या रेक्टम में या हड्डियों तक या फेफड़ों तक फैल जाए, तो उसको हम स्टेज 4 सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। ये पिक्चर है, जैसे देखा कि स्टेज 1 में आपका सर्विक्स का कैंसर सर्विक्स तक ही है, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे यूट्रस में चला गया, थर्ड में ये आपका वजाइना में आ जाता है या लिम्फ नोड्स में आ जाता है, फोर्थ में पूरी बॉडी में जब ये फैलना शुरू हो जाता है तो उसको स्टेज 4 बोलते हैं। तो हमें सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोज कैसे करना है, जो उसकी स्क्रीनिंग कैसे करनी है? पहले तो होता है कि वजाइनल स्पेकुलम से एग्जामिनेशन करना। ज़्यादातर जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेडीज़ डॉक्टर हैं, वो वजाइनल स्पेकुलम से चेक कर सकती हैं कि सर्विक्स किस तरह से वो दिखता है। तो जैसे कि मैंने शुरू में आपको सर्विक्स की पिक्चर दिखाई थी, उससे भी एक रफ़ आइडिया हो जाता है कि सर्विक्स नॉर्मल कलर में है, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, सूजन नहीं है, या कोई ग्रोथ तो नहीं है। जब ये करने के बाद उसमें हम फिर बाद में करते हैं पैप स्मीयर कर सकते हैं। फिर पैप स्मीयर करने के साथ साथ हम हैव दिस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस DNA का टेस्ट भी कर सकते हैं। तो पैप स्मीयर जैसे कि हमने देखा है कि जैसे कोविड के टाइम में हम नाक में वो कॉटन वाली डालते थे और उससे सैंपल कलेक्ट करते थे, इसमें एक
स्पैचुला होता है जिसके आगे ब्रश लगा होता है, वो वेजाइना से डाल के सर्विक्स के मुंह से उससे ब्रश से साफ़ करते हैं और उसकी स्मीयर बनाई जाती है, उसको हम सर्वाइकल स्मीयर बोलते हैं। ऐसे ही सर्वाइकल बायोप्सी होती है कि सर्विक्स का छोटा सा पीस हम काट के टिश्यू लेके उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं। तीसरा है कोल्पोस्कोपी, इसमें हम वेजाइनल स्पेकुलम से उसको खोल के फिर कोल्पोस्कोप से उसको चेक कर सकते हैं। अगर हमें बायोप्सी लेनी है बायोप्सी ले लेते हैं, और अगर पैप्समियर बनानी है पैप्समियर कर सकते हैं। तो हमारा स्क्रीनिंग के लिए सबसे बढ़िया जो टेस्ट है वो है पैप्समियर का टेस्ट है। पैप्समियर में अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर ये अबनॉर्मल आए तो हर बंदे को हर लेडी को सर्वाइकल कैंसर होगा, उसको हम रिपीट कर सकते हैं। फिर उसका अगर डाउट है तो HPV DNA टेस्ट जो ब्लड टेस्ट होता है वो कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर आगे फैला है या नहीं फैला है उसको जानने के लिए हम इमेजिंग टेस्ट करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, CT हो गया या MRI हो गया। पैप्समियर के साथ साथ बायोप्सी या कोल्पोस्कोपी वगैरह कर सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? अच्छा, तो सर्वाइकल कैंसर की ट्रीटमेंट में क्या है, हमें रेडिएशन दे सकते हैं पेशेंट को, कीमोथेरेपी दे सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है। ये अलग अलग मोडेलिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की सर्वाइकल कैंसर की। रेडिएशन में हम यूजली रेडिएशन डालते हैं सर्विक्स के ऊपर, जो जहाँ जहाँ कैंसर सेल्स हैं, और उससे वो रेडिएशन से कैंसर सेल्स की डेथ हो जाती है। ये दो तरह की होती है, बाहर से हम रेडिएशन डाल सकते हैं, उसको एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं, या ब्रैकी थेरेपी होती है जिसमें हम कोई नोड होती है, इलेक्ट्रोड होती है, वो सर्विक्स में डाल देते हैं और अंदर से ही रेडिएशन पेशेंट को देते हैं और वो उस सेल्स को कैंसर सेल्स को डैमेज करता है या ख़त्म करता है। दूसरा है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में अलग अलग दवाइयाँ होती हैं जो सर्वाइकल कैंसर के मरीज़ को चढ़ाई जाती हैं ड्रिप में, ब्लड में, जिससे वो कैंसर सेल्स को किल करते हैं। इसमें अलग अलग दवाइयाँ हैं, अलग अलग साइकिल्स होते हैं दवाइयों के, डिपेंड करता है कि कौन सी दवाई है और इसकी कैंसर की क्या स्टेज है। ऐसे ही हम सर्जरी करते हैं जिसमें हम सर्विक्स को निकाल देते हैं, अगर कैंसर से वो पूरा इन्वॉल्व हो रखा हो या सर्विक्स का कोई पार्ट निकाल देते हैं। कई बार पूरा टोटल हिस्टेक्टमी करते हैं जिसमें हम सर्विक्स के साथ साथ यूट्रस को निकाल देते हैं। कई बार रेडिकल हिस्टेक्टमी होती है। रेडिकल हिस्टेक्टमी का मतलब हो गया कि हम सर्विक्स को निकालते हैं, सर्विक्स के आसपास का टिश्यू निकालते हैं, यूट्रस को निकाल देते हैं और कुछ वजाइना का पार्ट भी हम निकाल देते हैं। कई बार अगर कैंसर बहुत ज़्यादा आगे फैल रखा हो तो इन सब के साथ साथ हम फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज को भी निकाल देते हैं, जिसको हम टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी विद सेल्पिंग ओफरेक्टमी बोलते हैं। ये अलग अलग हैं कि पार्शियल हिस्टेक्टमी की या टोटल हिस्टेक्टमी की या रेडिकल हिस्टेक्टमी की। रेडिकल का मतलब हो गया कि हमने यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना सब कुछ निकाल दिया। टोटल हिस्टेक्टमी मीन्स यूट्रस और सर्विक्स निकाल दिया। और पार्शियल का मतलब हो गया कि जहाँ तक इन्वॉल्व हुआ वही 2/3 ऑफ द यूट्रस हम उसमें निकाल देते हैं। और टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी एंड बायलेटरल सेल्पिंग ओफरेक्टमी का मतलब हो गया कि हमने यूट्रस के साथ साथ फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज सब कुछ निकाल दिया। फिर है सर्जरी के बाद हम अगर लेज़र सर्जरी भी कर सकते हैं, जिसमें हम लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हैं और उससे कैंसर सेल को जला देते हैं। क्रायो सर्जरी है। क्रायो सर्जरी कैंसर सेल्स को बिल्कुल फ्रीज़ कर देता है और कैंसर सेल्स की, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की डायग्नोसिस क्या है, हमारे पास उसकी मोडेलिटीज़ क्या हैं ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, हमने देखा जिसको सर्वाइकल कैंसर हो जाता है तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज हमारे पास फिर वही ऑप्शन रहती है, चाहे तो हम उसको रेडिएशन देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, या फिर हम उसकी सर्जरी करते हैं। सर्जरी में हमें उसको सर्विक्स में निकाल सकते हैं, यूट्रस निकाल देते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा फैल रखा हो तो पूरा का पूरा यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना के साथ साथ फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज तक निकाल देते हैं। तो ऐसे में पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा कैंसर है कि अगर हम इसकी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को देखें, अपने बच्चों को
जब महिलाओं को एक टाइमली वैक्सीनेशन इसका करवा दें तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि उनको आने वाले टाइम में सर्वाइकल कैंसर ना हो। एक तो हो गया हम वैक्सीनेशन करें, या दूसरा होता है कि हम उनकी स्क्रीनिंग करते रहें। स्क्रीनिंग मतलब उनकी हर 3 साल में 5 साल में पैप्समियर से टेस्ट करते रहें, ताकि उनमें कोई कैंसर के लक्षण तो नहीं है। तो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक वैक्सीनेशन है और दूसरा है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। तो वैक्सीनेशन हमें हर महिला जो 9 साल से 45 साल की उम्र में है उनको हमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीनेशन देनी चाहिए। और ऐसे ही हमें चाहे उसको वैक्सीनेशन दी है या नहीं ना दी है, जो भी महिलाएं 21 साल से 65 साल की उम्र के बीच में है उनका हमें पैप्समियर टेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, जो भी महिलाएं 21 से 30 साल की उम्र में हैं हमें चाहिए कि उनको हर 3 साल में हम उनका पैप्समियर टेस्ट करें, 21 से 30 साल की उम्र वाली महिलाओं की। और जो महिलाएं 30 साल से ऊपर हैं, 30 ईयर से ऊपर हैं और 65 साल से नीचे हैं, ऐसी महिलाओं में हमें पैप्समियर के साथ साथ उनका HPV DNA टेस्ट भी करना चाहिए। अगर हम उनकी पैप्समियर और HPV DNA टेस्ट करते हैं तो ये हमें 5 साल के अंतराल में करना है। यानी कि जो महिलाएं 21 से 30 साल की उम्र में हैं उनको हमें हर 3 साल में पैप्समियर करनी चाहिए, और जो महिलाएं 30 साल से 65 साल के बीच में हैं उनको हमें पैप्समियर के साथ साथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस DNA टेस्ट भी करना चाहिए, और ये हमें हर 5 साल में करना चाहिए। अगर हम किसी कारणवश इन महिलाओं में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस DNA टेस्ट नहीं कर पाते हैं तो उनको भी हमें हर 3 साल में पैप्समियर टेस्ट करना चाहिए। पैप्समियर टेस्ट चाहे महिलाओं ने वैक्सीनेशन ली है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए या ना ली है, हमें अगर वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, चाहे 9 से 45 साल में है या 21 से 65 साल में है, हर 3 साल में हमें उनकी पैप्समियर 21 से 65 साल की उम्र की जो लेडीज़ हैं अगर उन्होंने वैक्सीनेशन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की ली भी है तब भी हमें उनकी पैप्समियर टेस्ट ज़रूर करना है। पैप्समियर टेस्ट हमें उनको अगर हम करेंगे तो सर्वाइकल कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, और अर्ली डिटेक्शन से क्या होगा, हम उसको फैलने से बचाएंगे और महिला की जान बचा सकते हैं, उसको आने वाले टाइम में उसकी होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर जो है हमें कैसे होता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है वो पहले मैंने बता दिया। जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं या जो ज़्यादा स्मोकिंग करती हैं, बहुत लंबे समय तक ओरल कंट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, ये सारे के सारे सर्वाइकल कैंसर की को बढ़ावा देते हैं और हमें इनसे बचना चाहिए। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के वैक्सीनेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है वो हमें हर 9 से 15 साल की महिला को, चाहे इवन की 9 से 45 साल की महिला को देनी चाहिए। 9 से 45 साल की हर महिला को, चाहे वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी बीवी है, उनको हमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन देनी चाहिए। अगर हम महिलाओं को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन देते हैं तो 99% चांसेस हैं कि हम उनको कैंसर होने से बचा सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर होने से बचा सकते हैं। 2 तरह की वैक्सीन हैं जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए अवेलेबल हैं। ये एक है सर्वावैक, ये अपनी सीरम इंस्टीट्यूट जो इंडिया की है गवर्नमेंट सप्लाई में आती है, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के जो स्ट्रेन है 6, 11, 16 और 18 इनके लिए इफ़ेक्टिव है। हालांकि 6, 11 से हमें सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है, 16 और 18 से ही सर्वाइकल कैंसर के चांसेस होते हैं। ये क्वाड्रीवेलेंट है, मींस इन 4 स्ट्रेन्स के ऊपर इफेक्टिव है
और ये वैक्सीन हमें अपनी महिला को लगवानी चाहिए ताकि हम उनको होने सर्वाइकल कैंसर से बचा सकें। ऐसे ही मार्केट में एक गार्डासिल वैक्सीन के नाम से आती है। ये वैक्सीन जो है, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, ये तो 4 स्ट्रेन्स के लिए ही इफेक्टिव है। ये अलग अलग स्ट्रेन्स है, जैसे 30, 40, 60, 40, सॉरी ये तो स्ट्रेंथ है इनकी। ये जो स्ट्रेन्स है 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, जितने भी ये स्ट्रेन्स है, बहुत से स्ट्रेन्स हैं। इनसे हमें सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं होता, मुंह का कैंसर हो सकता है, एनस का कैंसर हो सकता है, या कहीं और कैंसर हो सकता है। तो ये वैक्सीन जो है उनको ऐसी जगह पे होने वाले कैंसर से भी बचा सकती है। हालांकि सर्वाइकल कैंसर हमें 2 ही स्ट्रेन से होता है, 16 और 18। तो हम ये दोनों वैक्सीन, इनमें से कोई भी वैक्सीन अपने बच्चियों को, बहनों को, मदर को लगवा सकते हैं अगर वो 9 से 45 साल की उम्र में हैं तो दोस्तों, ये वैक्सीन जो है गार्डासिल, ये थोड़ी महंगी है। इसका मार्केट प्राइस कोई 10,000 से ऊपर है। लेकिन जो सीरम इंस्टीट्यूट वाली वैक्सीन है, ये इस वैक्सीन का प्राइस ऑलमोस्ट 2 से 3,000 के बीच में है, और ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो हमें चाहिए कि जो भी हमारी बेटियां हैं, बहन हैं या माताएं हैं, उनको हमें सर्वाइकल कैंसर से बचाना है और उनको ये वैक्सीन दिलवानी है। तो ये जो वैक्सीन है, इसके ये जो अपना सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है, 2 डोजेज़ लगते हैं। अगर 9 से 14 साल की उम्र की बच्ची है तो एक जैसे जिस डेट को लगा, फिर उसके 6 महीने के बाद लगता है। और दूसरी महिलाएं जो 15 से 45 के बीच में हैं, उनको 3 डोजेज़ लगते हैं। ज़ीरो डोज मीन्स जिस दिन लगा, फिर उसके 1 महीने के बाद, फिर उसके 6 महीने के बाद, उनमें 3 डोज लगते हैं। और 9 से 14 साल की महिलाओं को 2 डोज लगते हैं, 0 और 6। तो ये दोनों ही वैक्सीन, हमें दोनों में से कोई वैक्सीन अपनी बच्चियों को, बहनों को लगा सकते हैं और उनको सर्वाइकल कैंसर से बचा सकते हैं। हर वैक्सीन के अपने अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये वैक्सीन शोल्डर में लगती है, डेल्टॉइड मसल में, और इनसे किसी को माइल्ड सा फीवर हो सकता है, बॉडी पेन्स हो सकती हैं, थकावट हो सकती है, उल्टी का मन हो सकता है, डिजीनेस, या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि कोई भी वैक्सीन जब हम लगाते हैं तो उसमें पेशेंट को कम से कम हमें लगाने के बाद आधा घंटा ऑब्ज़र्व करना चाहिए ताकि कोई रिएक्शन ना हो। ये हर वैक्सीन का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है इन महिलाओं के लिए। अगर हम अपनी महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाना चाहते हैं तो हमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है वो ज़रूर लगवानी है। तो ये नटशेल साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्या स्टेजेस हैं, और कैसे कैसे हम सर्वाइकल कैंसर से अपने आप को, महिलाओं को बचा सकते हैं, ये है। तो हमें महिलाओं की स्क्रीनिंग करनी है, उनको वैक्सीनेटेड कराना है, और सर्वाइकल कैंसर से होने से उनको बचाना है। आशा करता हूँ कि आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूक करने की जो मेरी पहल है वो सफल होगी। अगर आप अपनी बहन बेटियों या फिर माताओं का वैक्सीनेशन अगर आप करवाएं तो उनको सर्वाइकल कैंसर से बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।